आप देख रहे हैं समग्र चेतना, बूंद बूंद में सच। नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा। आप देख रहे हैं समग्र चेतना का खास कार्यक्रम हिसाब दो। आपने अभी एक बात बताई कि जो माइनिंग होती थी और एक बड़ी समस्या थी, आपको मन में आया कि पहाड़ ना खोदे जाए बल्कि पहाड़ के नीचे की जो सतह है वहीं से कंक्रीट निकाली जाए, उसका उपयोग किया जाए ताकि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, एक नई जो प्रणाली है वो भी काम कर पाए। तालाब वहां पे खुद जाएंगे, पहाड़ भी बच जाएंगे। ये अच्छा सोच थी आपकी। इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने क्या किया, जो आपके अंदर ये थॉट आया? जी, मैं नया नौकरी में था जी, और उस वक्त कोई इनोवेशन या सुझाव दो ऐसा कोई, अब तो मोदी जी वगैरह ने बहुत सारे इनोवेशन के लिए फंड दिए हैं। मीटिंग होती है, वेबिनार से बोलते हैं कि नहीं आइडिया लाओ, आइडिया लाओ, आइडिया लाओ। और अब मैं बताऊं कि न तो कोई उस वक्त सुनता था सुधार की बात, न कोई अब सुनता है। ये इनोवेशन के डिपार्टमेंट तो बन गए, लेकिन वो इनोवेशन वगैरह में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हर आदमी मई में अटक गया है कि मेरा ही हो जाए। ये मेरा मत है अभी कि अगर ये लोकल प्लानिंग का भाग बने, लोकल कि तहसील में, गांव में, ब्लॉक में जो भी है, चाहे पहाड़ हो, पेड़ हो, पानी का समस्या हो, रोजगार का हो, अलग अलग इतने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, मगर वो सब डिपार्टमेंट अलग अलग अपना चला रहे। एक मैं और बतला दूं, वहां पर एक फॉरेस्ट वाले मुझे एक बार मिलने आए जब मैं मौरानीपुर में था। तो ये क्या है, नॉर्मली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह मिलते नहीं है, अलग दुकान रहती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और अब तो और ज्यादा है, अब तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग अलग काम करता है, किसी को सुनता ही नहीं है। तो उस वक्त वो मेरे को मिलने आए। तो खैर मैं थोड़ा सख्त तो था ही, और मेरा वो भी था कि डंडा वंडा लेके चलते हैं और वहीं पर डांट देते हैं। तो ये काम, तो वो उसका जो डीएफओ था, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर झांसी में है, उसने उसको कुछ तो भी 25 लाख रुपए की ग्रांट दिया रोड बनाने के लिए, और उसको बोला कि 25 लाख में से तू 15 लाख ले आ जल्दी से। अब उसको लगा, देखो अब किसका बदमाशी, कोई अपने गले, उसमें तो लिखा नहीं है माथे पे कि मैं बदमाश हूं, नहीं हूं। वो मेरे पास आया कि साहब मुझे बचा लीजिए। मैं क्या करे भाई? तो उसी ने आइडिया दिया, बोले साहब आप मेरी कंप्लेंट कर दीजिए कि ये बंदा जो है यहाँ सुना बड़ा भ्रष्ट है, कि पहाड़ वहाड़ में कुछ काम नहीं कर रहा है, जंगल नहीं लगा रहा है। बोले साहब ये सही है कि हम लोग काफी कुछ काम वाम नहीं कर रहे हैं। और अभी लेटेस्ट ये है कि मुझे 25 लाख का बजट दे रहा है मेरा डीएफओ, और मुझे बोलता है कि तेरा प्रमोशन होना है, 15 लाख ले आ, 2-4 लाख में रोड बना दे, और बाकी काम तो करते ही रहता है क्योंकि सब तुम्हें एक्सपर्ट कागज पूरे करने बोले, बाकी मैं बैठा ही हूँ डीएफओ में यहाँ झांसी में। क्या होगा? बोले साहब इससे ऐसा है, इसको मैं बदनामी से जाऊंगा क्योंकि ये बात छुपेगी नहीं। 25 लाख का रोड, आप गाँव में जाते रहते हो, आपके गाँव में जासूस फैले हुए हैं, वो साले बता ही देंगे कोई ना कोई। फिर आप हर एक को पूछते हो कि क्या काम किया, कितना बजट आया, तो बोले मैंने बहुत सोचा, और मैंने ये सोचा कि मैं आपको बता दूं, मुझे ये बजट मत दिलाइए, जो कि बजट आएगा तो मुझे देना ही पड़ेगा, और देना ही पड़ेगा तो खर्चा करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने उसकी कंप्लेंट ओपन की। फिर वो कुछ दिन के बाद आया, बोले साहब मुझे डीएफओ ने पूछा कि ये बताओ ये एसडीएम कौन है, ये एसडीएम क्यों कंप्लेंट कर रहा है तुम्हारी? अच्छा, कंप्लेंट मैंने डीएफओ की नहीं किया था, मैंने इसकी कंप्लेंट किया था। तो इसने बोला था क्या बताए, वो बड़ा ये करते हैं और छोटी छोटी चीज में जाते रहते हैं। तो वो फिर बजट नहीं आया, इसका भी कंप्लेंट बच गया, और डीएफओ ने तो 15 लाख रुपया किसी और से ले लिया होगा, किसी को दे दिया होगा। देखिए हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार बहुत है, लेकिन जब तक हम समाज को नहीं जोड़ेंगे, जनता को नहीं जोड़ेंगे, अब तो पारदर्शिता बहुत आ गई, कंप्यूटर आ गए, गाँव में कॉमन सर्विसेज आ गए। में तो कुछ भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, टेलीफोन मिलाने में बड़ी दिक्कत होती थी। पहले बहुत चुनौतियां हुआ करती थी, जैसे आपने बताया कि आपके पास तो जब आपने पहली नौकरी ज्वाइन की, आपके पास तो अधिकारी होने के बाद भी आपके पास गाड़ी तक नहीं थी, आपके पास सही से ढंग से बैठने के लिए भी नहीं रहा होगा, बहुत सारी तमाम समस्याएं रहेंगी दूर दराज ग्रामीण इलाकों में, जंगल गाँव में, किस तरीके से आपने किया। अब तो बहुत सारा हाईटेक हो गया है, पलक झपटते ही बड़ा आभा मंडल अधिकारियों के साथ में होता है। कुछ आपने बताई बहुत सारी चुनौतियां, कुछ और चुनौतियां आपके समय में जब यहाँ पर आप थे, और क्या क्या चुनौतियां रही होंगी, ये जनता की कौन सी बड़ी बड़ी समस्याएं रही होंगी?
जिनका समाधान करने के लिए आपका मन बिल्कुल अंदर से, क्योंकि पहली पहली नौकरी होती है तो बहुत उत्साह होता है लोगों में, अधिकारियों में बहुत उत्साह होता है कि मुझे सब कुछ कर देना है, कोई मेरे साथ साथ मेरे दरबार से खाली नहीं जाना है, मुझे सबकी समस्याएं सुननी है। तो बड़ा एक वो लगता होगा आपको, कैसे हैंडल करते होगे आप? एक और मैं बताऊं जी, एक शर्मा जी हुआ करता था झांसी में जी, उसकी बंदूक की दुकान थी। शर्मा जी बड़ा दमदार, सबका खिलाना पिलाना चाय पानी वही खर्चा करता था। अच्छा। तो ये जब मैं ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट उधर हो गया तो वहां के जो रिन्यूअल होने थे, ये पिस्टल के और तमंचे के, वो सारे एसडीएम के पास में काम आ गया पहली बार वो। तो ये शर्मा जी बड़ी ऊंची चीज थी, मतलब महाभ्रष्ट और बड़ा मीठा, महामीठा। तो मुझे उसका पता चल गया। अरे मैंने कहा कमल डावरी ये तो होना नहीं। तो मैंने शर्मा जी को बुलाया, मैंने शर्मा जी यार एक बात बताओ, अपन कितना दिन रहेंगे आप? बोले साहब आप ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट है, कलेक्टर हो जाना है, आर्मी वाले है आप, 1 आधा साल और रहेंगे, 1 डेढ़ साल। तो बोला एक बात तो आप थोड़ा त्याग कर सकते हैं क्या? तो उसका सर ठंडा पसीना आ गया। उसको बोले साहब काय का त्याग? बोला ऐसा ये जो तुम बांधे हुए हो ना, 50 रुपया इसका, 100 रुपया इसका, घी का डिब्बा इतना, ये बोला मैं कल एक काम कर रहा हूँ, मैं रिन्यूअल का रोज 2 घंटा कर दे रहा हूँ। उस दिन उस समय में मैं बैठ दूंगा, आप भी बैठेंगे और खुले में अपन करेंगे कि जिसका रिन्यूअल होना है वो लाइसेंस लाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, उसी दिन अपना लेके जाओ। तो फिर वो पसीना वसीना साफ किया। बोले साहब मैं क्या बताऊं आपको कितना खर्चा करना पड़ता है। तो बोला यार आपको खर्चा पैसा नहीं करना पड़ेगा जब तक मैं हूँ, तो आप केवल मेरी बात मान लो पंडित जी कि मेरे समय में ये आपका रेट खत्म कर दो, फोकट कर दो। तो खुश हो गया। अच्छा एक सवाल यहाँ बड़ा दिलचस्प मेरे मन में एक सवाल आया सर, आप जब वहां थे सर, एक सवाल मेरे मन में आपसे आया, बहुत अच्छी आपने बात की, शर्मा जी को आपने आज सार्वजनिक किया। क्या इस नौकरी के दौरान कभी भी बहुत सारे लोग आते होंगे ना, कुछ लोग ऐसे भी आए होंगे कि टावरी सर आपको कहेंगे अधिकारी आप हैं सर कि मेरा ये काम कर लीजिए, और एक मोटी सी रकम भी दिया होगा अटैची में। कभी कोई ऐसा पल आया किसी ने पैसा ऑफर किया हो और फिर आपने क्या जवाब दिया उसको, थोड़ा सा? देखो मैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 8 साल रहा हूँ, वो अच्छा। लंबी कहानी है। जब मैं वीर बहादुर जी और अपने कौन से थे वो इलाहाबाद के राजा साहब थे ना, चीफ मिनिस्टर जी, क्या नाम था उनका, बाद में वो प्रधानमंत्री बन गए थे, इलाहाबाद के थे ना वो, वीर बहादुर सिंह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, इरिगेशन मंत्री थे। मुझे उन्होंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बना दिया। वहां पर एक शर्मा जी थे, बड़ा गड़बड़ चल रहा था, 20,000 रुपया रेट लगा दिया था उन्होंने परमिट का, खूब खुल रहा था। तो फिर एक दिन रातों रात मेरा ट्रांसफर हो गया ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। अब ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बड़ी लड्डू वाली जगह है ना, ये नॉर्मल लोगों को नहीं मिलता है। तो मैंने कहा भाई अपने को कहाँ से भेज दिया। हमारे फूड सेक्रेटरी थे सुब्रमण्यम साहब, बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया आदमी। वो बोला देख भाई कमल ऐसा है, ये जगह में झगड़ा चल रहा है, वो ट्रांसपोर्ट मंत्री का और मुख्यमंत्री का, तो तेरे को वहां इसलिए भेज रहे कि तू आर्मी वाला है, तू किसी की सुनता नहीं है, और वीर बहादुर सिंह जी पर कंट्रोल लगे इसलिए तेरे को वहां मुख्यमंत्री भेज रहा है। लंबा कहानी है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। मैं अगले एपिसोड में हम अपने अगले एपिसोड में इसको रख लेते हैं। मेरा एक सवाल झांसी को लेकर के है। झांसी में जब आप रहे तो हम भी अभी भी सुनते आ रहे हैं कि अब जो भी व्यवस्थाएं, बहुत सारा सुधार हुआ है, लेकिन झांसी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पानी की बड़ी समस्या हमेशा से रही है। खबरें तो मैं पढ़ता रहा कि झांसी में तो पानी की जहां समस्या है वहां तो लड़कों की शादियां तक नहीं होती है, वहां लोग शादियां नहीं करना पसंद करते कि पानी की इतनी ज्यादा समस्या है। आपने इस समस्या को कितना करीब से देखा और इसके लिए क्या कभी कुछ सोचा आपने जब जिम्मेदार कुर्सी पर आप थे? जहां तक झांसी की बात है, देखो कहीं पर तो पानी ज्यादा होता है और कहीं पर पानी होता नहीं। हमारे इसमें जिसको अपन बोलते हैं ना डिस्टॉर्शन, विसंगतियां, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं। पानी का डिपार्टमेंट अलग है, नहर का डिपार्टमेंट अलग है, नदी का अलग है, वो पानी को साफ सफाई का जल निगम का डिपार्टमेंट अलग है, और हर डिपार्टमेंट ग्रांट पर काम कर रहा है, जनता की भागीदारी में, और हर आदमी देख रहा है कि आया है ग्रांट तो हमको तो हिस्सा मिलना चाहिए अपना। तो अब आप देखेंगे कई जगहों में, जैसे अन्ना हजारे ने अपने पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था रालेगांव सिटी महाराष्ट्र में, उसने पानी पर बहुत काम किया और वहां टैंकर आना बंद हो गए। तो झांसी में भी
जिन जिन गांवों ने रुचि लिया और अपना पानी बचाने का काम किया, देखिए आप नीचे से कितना खोद लोगे, वहां पर नदी में खूब पानी है, बहुत बढ़िया पानी है, लेकिन बह जाता है। तो जो अच्छा नेतृत्व देगा, लीडर, यहाँ आता है लीडरशिप, और ये लीडरशिप आप कलेक्टर से, एसडीएम से, तहसीलदार से, बीडीओ से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। इसमें प्रजातंत्र का जो लीडर है, यानी प्रधान जी है, यानी समाज का लोग है, ब्लॉक का है, इनको लीडरशिप देना पड़ेगा कि हम अपना पानी बचाए क्यों नहीं। ये सोच नहीं पैदा हो रही, और जहां हुई है, कई सालों में हुआ, बांदा में पांडे जी है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, प्रधान जी है, बड़ा अच्छा काम किया, लोगों की भागीदारी से उन्होंने अपना पानी बचाया, पानी का काम खत्म हो गया। और जहां लोग लीडरशिप नहीं लेते हैं, वो बराबर चिल्लाते रहते पानी नहीं पानी नहीं, क्यों? फिर टैंकर वाला आ जाता है, तो टैंकर की एक लॉबी बन जाती है। तो जो बड़े बड़े नेता है, छोटे छोटे नेता है, वो एक एक टैंकर खरीद लेते हैं और अपना धंधा चालू कर लेते। फिर वो चाहते नहीं है कि कभी एक ग्राम स्वावलंबी बने, वो चाहते कि हमारे टैंकर से पानी लेते बैठे। तो हम एक दुष्ट चक्र में फंस गए। अब चूंकि मेरा मौरानीपुर का, झांसी का जड़ से जुड़ा था, मैं जड़ से जुड़ा, और आज भी मैं जड़ से जुड़ा रहता हूँ। मैं जब भी जाता हूँ लोगों से बात करता हूँ। एक गांव में बड़े झगड़े थे, ये शेड्यूल कास्ट के और इसके और उसके, हर जगह होते हैं वो, जो जब संघर्ष होता है पद की, गरिमा का, पोजीशन का, लोग पैर नहीं पकड़ते, मानते नहीं। तो मैं गांव में खुली मैदान वो बैठक करता था, और वीडियो उनको ले जाता अपने साथ में, वीडियो प्रमुख जी। अच्छा, गाड़ी अपने पास थी, गाड़ी में जगह थी, तो मैंने चलो भाई। तो वहां मैं पूछता था, ये बताओ मुझे, एक जैसे पंडित जी मिल गए, पांडे जी, मिश्रा जी, त्रिपाठी जी, तो उनको मैं पूछता था, बताइए भाई, ये समय अब अच्छा है या पुराना समय अच्छा था, 25, 30, 40 साल पहले का? तो पंडित जी दाढ़ मारकर रोता था, अरे साहब मर गए, अब क्या रह गया, अब तो सब इज्जत खत्म हो गई, काम वाला नहीं मिलता, गरीबी खत्म हो गए, अब तो कोई सुनता ही नहीं। अच्छा भाई, बड़ी दुख की बात है, बड़ा खराब समय आ गया। फिर मैं जो नीचे शेड्यूल कास्ट वगैरह होता था ना, उपेक्षित वर्ग, दबा हुआ वर्ग, मैं उसको पूछता था, अच्छा बाबा जी एक बात बताओ, आपका कैसा समय है अभी? वो बोलता था, भाई साहब मेरे भाई साहब तो क्या बोलेगा, वो हरदम बोलेगा साहब ऐसा समय कभी हमने देखा ही नहीं। अपने 1-2 बच्चे नौकरी में है, एक पुलिस में, एक चपरासी, एक तहसीलदार में है, अपने पास अभी खाने पीने के लिए छोटी मोटी खेती भी मिल गई है। अब अपन किसी के पैर नहीं पकड़ते, अब अपन भिखारी नहीं है, अपन किसी भी बड़े बाबू पर निर्भर नहीं है। अब मैं बोलता था, बताइए पंडित जी, ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है? और उसको बोलता था, भाई जो पंडित जी ने अभी रोना रोया कि कोई काम नहीं करता, पैर नहीं पकड़ते, मानता नहीं है, जिसको देखो सवाल करना, बोला ये दोनों में कौन सच है कौन झूठ है? निष्कर्ष ये निकलता था मीटिंग में, ये सोच बदलने का तरीका कि एक दूसरे की सुनो, दोनों की बात सही है, समय बदल गया है, अब तो रोजगार के लिए मिलता नहीं, बेगारी तो गई। उन दिनों में एक प्रोग्राम था बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर, जी जी, बड़ी समस्या देश की रही है। तो मेरा पॉइंट है, आपको कई स्तरों पर सोच बदलने का, दूसरे की सुनने का और चर्चा का स्तर ऊंचा उठाने का भी प्रयास करना पड़ेगा। ये आता है लीडरशिप। एक आखिरी सवाल हम आपसे ले लेते हैं चलते चलते, कि आपने बात की कि जब आप अधिकारी थे तो आप जनता के बीच में रहकर ग्राउंड पे जाकर के काम करने पर विश्वास करते थे। मुरैनापुर में जहां रहे तो आपके पास जो शहरी इलाका था, जो मुख्यालय था, वहां से करीब 70 किलोमीटर दूरी थी। आपने कहा अपने अधिकारियों से कि हमें वहां भेजा जाए, वहीं रह करके काम करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। आज की नौकरशाही में परिवर्तन है, आपको क्या लगता है? पहले आप जनता के बीच में जा करके जनता की समस्या सुनने की मुखालफत करते थे, आज की नौकरशाही में आपको क्या लगता है? क्या डिफरेंस, कितना बदलाव, कितना परिवर्तन आप देखते हैं पहले और अब में नौकरशाही में? देखिए, बदलाव एक सतत प्रक्रिया है, पहला पॉइंट। दूसरा, कुछ मानव के अमूल्य गुण हैं जो सतत रहेंगे, चाहे वो पुराना समय हो, हमारा समय हो, आज का समय हो। अगर थोड़ा नेतृत्व अच्छा रहे, नेतृत्व, अगर हम जिसको बोलते हैं लीडरशिप, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, पारिवारिक हो, शैक्षणिक हो, नेतृत्व तो हर फील्ड में है ना। कोई ऐसा थोड़ी कि आईएएस का ही लीडरशिप है, आईपीएस का भी है, आईएफएस का भी है, पॉलिटिकल पार्टीज का भी है, ट्रेनिंग सेंटर्स का भी है, प्रोफेसर का भी है, मास्टर का भी है। तो हमारा जो कॉमन प्रॉब्लम जो मुझे नजर आ रहा है,
सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम कि समय उस वक्त भी ऐसा ही था, आज भी था। उस वक्त भी भ्रष्टाचार, मैंने आपको बताया फॉरेस्ट वाले की कहानी कि बोला साहब मुझे बचा लीजिए। तो मैं ये नहीं कहता कि भ्रष्टाचार उस वक्त ज्यादा था। आज गाड़ियां आ गई, टीवी आ गए, रेडियो आ गए, 25,000 के मोबाइल आ गए, तो भ्रष्टाचार की सीमा भी बढ़ गई। बहुत सारे डिपार्टमेंट आ गए, पैसा बहुत आ गया, कितना पैसा जा रहा है किसी को मालूम ही नहीं है। उस वक्त भी थाने नीलाम होते थे, मैं वो बतलाने वाला था लेकिन उसको छोड़ देते। पुलिस में मैं सुनता था उस वक्त में कि साहब जितने थाने हैं आपके, मेरे 6 थाने थे हमारे मोहरानीपुर में, बोलते थे ये सब नीलाम होते, तो जो ज्यादा पैसा देगा एसपी को वो थाना उसको मिल जाएगा। खैर वो पुलिस महकमे की चर्चा होती रहेगी। आपने तो अपने महकमे की बताया और शर्मा जी पर आपने कैसे नकेल कसी। बहुत कड़े सवाल हम आपसे अभी नहीं पूछ पाए, लेकिन अगली जो श्रृंखला होगी हम उसमें आपसे उस सारे सवालों के जवाब चाहेंगे कि आपने अपने समय में जो आप जिस कुर्सी पर रहे उस कुर्सी के साथ और वहां की जनता के साथ अपने साथ स्वाभिमान सम्मान के साथ न्याय किया या नहीं, कहां पे आप मिस हुए, कहां पर आपने छक्का मारा, ये सारी जानकारी हम आपसे लेंगे। और आपके कार्य प्रणाली, आपकी कार्य क्षमता और आपका क्या इनोवेशन आगे हो सकता है, क्या सीख देना चाहेंगे और क्या और बेहतर किया जा सकता है, इसको लेकर के भी हम आपसे चर्चा करेंगे। आप हमारे इस खास कार्यक्रम जवाब दो हिसाब दो में आए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, नमस्कार।